नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर आपके मतलब की। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए जरूरी भी है और फायदेमंद भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी गरीब तबके के सवर्णों के लिए दिए जाने वाले 10% आरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण को सही ठहराया, यानी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इस फैसले के बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर चल रहे सवाल जवाब पर फुल स्टॉप लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों की संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। दरअसल केंद्र की सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया। जिस तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था ओबीसी एससी एसटी को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। हमारे क्लाइंट का अभी कहना है, अब लीगल एडवाइस लेंगे। बाकी जो हमारा जो व्यू था, जिस बेसिस पे हम लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, वो माइनॉरिटी जजमेंट में बिल्कुल झलक रहा है और इसमें अच्छी संभावना बनती है कि इसमें रिव्यू फाइल की जाए। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन यानी कि देश के गरीब सवर्णों के लिए 10% के आरक्षण का मुद्दा शुरू से ही विवादों में रहा। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1 तो नहीं बल्कि 20 मुकदमे दायर किए गए थे। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के निर्धन तबके को जनवरी 2019 में ये आरक्षण दिया गया था। सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में दिए गए 10% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने की मांग करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक मामले को विस्तार से सुना और 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। संविधान में जोड़े गए थे नए प्रावधान। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान लाने के लिए संविधान के 103वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में नए प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 15 और 16 संविधान के वे हिस्से हैं जो सरकार को कमजोर और वंचित तबके को दूसरे के बराबर लाने के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देते हैं। इसमें अब तक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर था, लेकिन अनुच्छेद 15 और 16 दोनों में एक नया उप अनुच्छेद 6 जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और नौकरी में बढ़ावा देने का प्रबंध किया गया। इस अनुच्छेद 15(6) और 16(6) की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अगर आपको इस विषय की जानकारी नहीं है तो आपके मन में पहला सवाल यही उठेगा कि गरीबों को आरक्षण देने में क्या गलत है। आखिर क्यों इसके खिलाफ 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। तो आइए अब जरा आपको बता देते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटे से आरक्षण का विरोध करने वाली दलीलें क्या हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोधियों की दलील। आरक्षण का उद्देश्य सदियों से सामाजिक भेदभाव झेलते आ रहे वर्ग का उत्थान है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
अगर कोई तबका आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी सहायता दूसरे तरीके से की जानी चाहिए। सरकार को अगर गरीबी के आधार पर आरक्षण देना था तो इस 10% आरक्षण में भी SC, ST और OBC के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी। बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% तक सीमित रखने का फैसला दिया था। इस प्रावधान के जरिए उसका भी हनन किया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र की सरकार इस आरक्षण का बचाव किया। तो आइए अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि EWS कोटे से आरक्षण के पक्ष में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या तर्क रखे हैं। सरकार की दलील, संविधान के अनुच्छेद 38 और 46 में सरकार का ये कर्तव्य बताया गया कि वो हर तरह की असमानता को दूर करने की कोशिश करें। अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा दूसरे कमजोर वर्ग के भी उत्थान का प्रयास करें। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। कुल आरक्षण की सीमा 50% रखना और संवैधानिक प्रावधान नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तमिलनाडु में 68% आरक्षण है, इसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। आरक्षण का कानून बनाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जरूरी संशोधन भी किए गए थे। उच्च शिक्षा में EWS आरक्षण से किसी दूसरे वर्ग का नुकसान नहीं हुआ है। देश भर के कॉलेजों में 2,13,766 सीटें बढ़ाई गई हैं। शिक्षण संस्थानों को इसका ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र की सरकार ने 4,315 करोड़ रुपए दिए हैं। और आइए अब जरा ये भी जान लीजिए कि EWS कोटा किसे कहते हैं। EWS कोटे से किसे फायदा? जनरल कैटेगरी में गरीब लोग जो SC, ST, OBC नहीं है, जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है, गांव है तो जिसके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है या 1000 वर्ग फुट का मकान है, जिस परिवार के पास अधिसूचित निगम में 100 वर्ग गज या गैर अधिसूचित निगम में 200 वर्ग गज या कम का प्लॉट है। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में केंद्र की सरकार ने लोकसभा में गरीब सवर्णों यानी कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसके बाद 14 जनवरी 2019 से यह आरक्षण लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे विस्तार से बातचीत करने के लिए, आरक्षण के महत्व को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं LN राव जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। LN राव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। सर, सबसे पहले तो हम आज के जजमेंट के बारे में एक कमेंट आपसे चाहेंगे, उसके बाद हम आरक्षण के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि खबर मतलब की है, दर्शकों के मतलब की है। टेक्निकल चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन आपसे सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज का जो फैसला रहा है वो किस तरीके से रहा है? जजमेंट आपने पढ़ा हो तो। देखिए, जजमेंट का पूरा डिटेल में तो अभी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन मोटे मोटी जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में मैं बता दूं। ये 5 जजेस की एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के से थोड़ा सा है, उससे उन्होंने ये अपना जजमेंट दिया है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, कुछ जजेस का मानना है कि ये बात ठीक है, कुछ का नहीं मानना ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो 5 जजेस में से रेशियो में इस जजमेंट को ये बताया गया है कि जो इन्होंने याचिका दी थी वो खारिज की है और सरकार की बात को मान लिया गया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सरकार की क्या बात है। सरकार ये चाहती है कि जो रिजर्वेशन ऑलरेडी SC, ST और OBC का है, उसके अलावा भी कई ऐसी कास्ट है, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कि उन कैटेगरीज में नहीं आते लेकिन गरीब हैं, तो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक अलग से नाम दिया गया है, जो कि उनका भला करना भी सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम जो गरीब हैं उन लोगों को हम उनकी मदद करें, सरकार मदद करे। तो ये जो 3 कैटेगरी हैं जो रिजर्व ऑलरेडी चल रही हैं,
SC ST और OBC, उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ EWS कैटेगरी में जो आदमी आ रहे हैं, उनको करने के लिए सरकार की ये मंशा है कि उनको भी उच्च शिक्षा और नौकरियों में उनको रिजर्वेशन दिया जाए, और वो यही इसका मकसद रहा था। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच है, 5 जज की बेंच ने इसके खिलाफ जो याचिका की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ ये जजमेंट जो सरकार की मंशा है उसको ठीक बताते हुए ये जजमेंट आम जनता के लिए, जो क्योंकि आप सही कह रहे हो, आपका जो चैनल है, आपका जो ये प्रोग्राम है, ये ऐसा है कि जो आपके मतलब की बात है, ये नहीं आपके आम आदमी के मतलब की बात है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राव साहब, इसी वजह से हम उन चीजों में जाने से बेहतर अब आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि ठीक है राव सर आपके पास आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं अनिल सिन्हा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव सर आपके पास आते हैं, एक कमेंट अनिल सर से भी ले लेते हैं। अनिल जी, आपसे एक कमेंट चाहेंगे, आज का जो फैसला रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, उसमें तो उसको किस तरह से देखना चाहिए, ये 2 जजों की जो डिसेंट है उससे साफ हो जाता है, जो मतलब लीगल इश्यूज के आधार पे। वैसे क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 50% वाला है वो लिमिटेशन, उसके बारे में भी 2 यूयू ललित और रविंद्र भट्ट ने उसका डिसेंटिंग ये दिया है, उसमें उन्होंने अपना नोट। तो वो जो वर्डिक्ट है उससे क्लियर होता है कि ये मतलब मेरे ख्याल में तो अनुचित ही है ये जो रिजर्वेशन का ये पॉलिसी, क्योंकि जो बेसिक जो उसका सिद्धांत था उसको लागू करने का, वो था क्या कि हिस्टोरिकली जो सामाजिक डिसेबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, जो लोगों को कम्युनिटीज को कम रह गई, मतलब पीछे रह गए, उनको लाने के लिए किया गया था। ये कोई इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम नहीं था, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और संविधान में ही उन योजनाओं का प्रावधान है जिससे कि जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको कैसे उनका प्रोटेक्ट किया जाए हित, इसके बारे में ऑलरेडी है। ये था कि हजारों साल से जो लोग पिछड़े रह गए, दलित, आदिवासी, ये जो कैटेगरीज हैं, या बाद में जो मंडल आयोग का बना, उसका बेसिक कंसेप्ट यही था कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो हमारा इतिहास में जो गलती रही उसके बारे में अभी डिबेट हम नहीं कर सकते, अछूत अस्पृश्यता है, सोशल एक्सक्लूजन है जो बाहर करने का, उसको दूर करने इसी का। के बारे में इसमें एक दिक्कत ये आ गई, जो 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है, और जो कि पॉइंट आउट किया है डिसेंटिंग नोट में भी उन्होंने, ये एक्सक्लूजन का है कि उसमें SC ST OBC जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जबकि रिजर्वेशन की जो मूल जो सिद्धांत जो लागू किया गया उसमें इंक्लूजन था, उसमें एक्सक्लूजन नहीं था। ये नहीं था कि लोगों को हटाया जाए, लोगों को लाया जाए। अनिल सर, इसी के बारे में समझना ये चाहेंगे कि आधार जो है क्या इकोनॉमिक आधार नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन राव सर, एक चीज अब आपसे समझना चाहेंगे, संविधान आरक्षण के बारे में एग्जैक्टली कहता क्या है? मैं आपसे इस चीज के बारे में थोड़ा क्लियरिटी चाहूंगा कि आरक्षण में एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की बात की जा रही कि एक्सक्लूड कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। एग्जैक्टली आरक्षण के मायने तो यही थे कि सबको बराबरी पर लाना है। क्लियर आप इसे जरा करें। जी बिल्कुल, आपका हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 में ये बताता है कि सभी को बराबर अवसर दिए जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन धनी है कौन गरीब है। तो अगर गरीब आदमी है उसको कुछ फैसिलिटी देकर या उसको रिजर्वेशन में लाकर उनको बराबर का हिस्सा दिया जाए, यानी कि उनको बराबर, मान लो कोई किसी संस्थान में पढ़ने के काबिल नहीं है तो उसको रिजर्वेशन दिया जाए उन 10% लोगों को, कि जितना टोटल रिजर्वेशन उसमें 10% लोग भी उस गरीब वीकर सेक्शन के हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो, ताकि वो उसके बराबरी में आ सके दूसरे लोगों की बात। जैसे इस नाम से ही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ये सारा का सारा जो केस है ये इकोनॉमिकल के आधार पर है, आमदनी के आधार पर है कि कोई आदमी गरीब है। इसमें सामाजिक वाली बात इसमें नहीं, अछूत वो कोई बात नहीं है इसमें सिर्फ उसकी बात है कि किसी के पास कितना पैसा है या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं
जिनको इनकी गरीबी की स्थिति ऐसी है कि वो आगे पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, या अच्छी नौकरी के लिए उनको अगर वो जाएंगे तो रिजर्वेशन नहीं है तो उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके उसके कंपटीशन, आजकल आपको मालूम है कंपटीशन का जमाना है, हर एग्जामिनेशन हर नौकरी के लिए बहुत बड़ी कंपटीशन होता है, तो वो उनको बराबर लाने के लिए, अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए वो, और फिर साथ में रिजर्वेशन इन तो सर्विसेज अब ऑल्सो, इसमें यही नौकरी में चीज, राव सर, इसमें यही चीज, आरक्षण का जो मकसद था, क्या उस मकसद में हम आगे बढ़ पाए हैं? जो चाहे वो SC ST या OBC को ही मिल रहा हो, हम उस मकसद में कहां तक पहुंच पाए हैं? क्या इसका आकलन करने की जरूरत है? और जो आज विरोध किया गया, गरीब सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया उसका विरोध किया गया, उसमें एक्सक्लूजन की बात जोड़ दी गई, उसके बारे में तो ठीक है, बाद में बात कर लेंगे आपसे, लेकिन क्या जो मूल भावना थी आरक्षण की, हम उसमें कहां तक पहुंचे, इसका आकलन जरूरी है? देखिए, हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि हम गरीबों को भी एक पार लाएं, जो कि संविधान का अनुच्छेद 14 बताता है कि इक्वल बराबरी का एक हक दिया जाना चाहिए। आरक्षण के, आरक्षण जो जिस मकसद से दिया गया, मैं आरक्षण पे आ रहा हूँ। मकसद आरक्षण का यह है कि जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको मदद की जाए, सरकार की तरफ से मदद की जाए, चाहे वो फाइनेंशियली की जाए या उनको आरक्षण देकर उनको। राव सर, मेरे सवाल को आप शायद नहीं समझ पाए। मेरा सवाल ये था कि जो आजादी के बाद संविधान बना उसमें जो आरक्षण दिया गया, तो पिछले 70 सालों में जो आरक्षण मिलता रहा, जिस मकसद से दिया गया, क्या हम उसे पूरा कर पाए हैं? नहीं, वो जो आरक्षण दिया गया था SC ST का जो वो दिया गया था, उसमें मकसद में पूरा नहीं हो पाया। उसकी हाँ, मैं उसी के बारे में आपसे क्यों नहीं हो पाया कि उसके आरक्षण के चलते चलते उन्होंने उसमें नौकरियों में भी, शिक्षा संस्थानों में भी, सब जगह उनको हुई, और उसमें से ऐसे कैटेगरी के हो गए कि SC ST के कोई लोग ऐसे आरक्षण की वजह से जो बहुत बड़े हायर इनकम ग्रुप है उनसे भी ज्यादा भले वो हो गए हैं उनको, लेकिन फिर भी आरक्षण मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो वो मकसद अभी पूरा होना बाकी है, वो मकसद पूरा होना बाकी है। ठीक है अनिल सर, इस मकसद से किया गया था, वो मकसद अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अनिल सर, अब यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि जो मेन ध्येय था, जो मेन मकसद था आरक्षण देने का, कि जो तबका नीचे है, जो दबा कुचला महसूस कर रहा है, उसे समानता देना। हम क्या पिछले 70 सालों में जो आजादी हमने हासिल की, उसके बाद जो आरक्षण जिस मकसद से दिया गया, क्या वो मकसद पूरा होता दिखा है पिछले 70 सालों में? क्या इसे रिव्यू करने की जरूरत है? नहीं, ये तो है कि उसमें कमी है, लेकिन ये नहीं है कि वो मतलब उसका अर्थ नहीं निकला, मतलब उससे फायदे नहीं हुए। नहीं, मैं उसका अभी कितना पूरा कर पाए, जैसे एक होता है ना कि हाँ, कितना पूरा कर पाए, रिव्यू करने की जरूरत। आप जो कह रहे हैं क्वांटिफिकेशन, उसमें जरूर है कि काफी अभी करना बाकी है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें काफी कुछ करना बाकी है, और जो उद्देश्य था कि इतने समय में हम उतना हासिल कर लेंगे, ये नहीं पूरा हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो उद्देश्य मतलब और अधिक तेज इसको करना था या वो पहुंचाना था उसको वहां तक, मंजिल तक, वो नहीं हम पहुंचे हैं, लेकिन वो जो है उस दिशा में है, ये रिजर्वेशन उस दिशा में है कि जो अब उसका जो मकसद था कि हम समानता दें, उस समानता तक अभी जहां पहुंचे, जितना हुआ वो ठीक है, लेकिन अब EWS में गरीब सवर्ण जो हैं, उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है, जिनमें क्वालिटी है, लेकिन कारणवश वो नहीं आगे बढ़ पाते, आर्थिक कारण होता है। तो इसके लिए कई बार बातें होती भी है, पार्टियां ये भी कहती हैं कि हम आर्थिक तौर पे क्यों नहीं सोच रहे एक बार कि आर्थिक तौर पे लोगों को आरक्षण दिया जाए। तो इसमें EWS में क्या कोई खामी लगती है आपको? EWS का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस 15-16 वो 14 बता रहे थे, वो जो रिजर्वेशन जो है वो 15 और 16 का है, और उसी में अमेंडमेंट हुआ है 103 जो 103वां अमेंडमेंट जो जिसके तहत 15/6 और 16/6। हाँ, तो वो जो है वो 15 और 16 में हुआ है जी, और वो जो है 15-16 का मतलब ही यही था कि जो डिजेबिलिटी आपको खत्म नहीं कर सकते आप साधारण उपायों से, उसको जो है रिजर्वेशन लागू करना, सामाजिक और जो मुख्यतः वही सामाजिक जो वजह है, उन वजहों से, और जो क्या इसमें आर्थिक वजह नहीं? अनिल सर, इसमें क्या आर्थिक वजह नहीं है, वो आर्थिक, इसीलिए अमेंडमेंट लाना पड़ा।
और आर्थिक ऐसा है कि जो सवर्णों का जो आर्थिक आर्थिक कमजोरी है उसको आप दूर कर सकते हैं मतलब कि फ्री एजुकेशन का है, और ये पहले से लागू है। अभी भी ऐसा नहीं है कि उनको जो स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स में जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत पहले से उनको मिलता रहा है। रिजर्वेशन नहीं है, वो है जो आप कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं। तो अब तो ये तय हो गया है कि ये ईडब्ल्यूएस जो है वो लागू रहेगा, वो लोगों को मिलता रहेगा। राव सर, अब ये है कैटेगरी, नहीं देख लीजिए, 1 मिनट में जरा डिफाइन कर दूं उसको। ये कैटेगरी उन्होंने बना दी, इकोनॉमिक सेक्शन, ये कि वो भी सवर्णों में, जो एक फ्लूइड है, मतलब वो एक ऐसी स्थिति है जैसे कि मैं गरीब अगर आज हूँ, कल अमीर मैं खुद अपने जीवन में भी हो सकता हूँ, दूसरा जो हमारी पीढ़ी है दूसरी, वो अमीर हो सकती है। निश्चित तौर पर मेरा बेटा जो है, हम लोग पत्रकार गरीब ही रहे, लेकिन हमारा बेटा आईटी में भी काम करता है, वो हमसे 50 गुना सैलरी कमा रहा है। तो ये तो फिर उन्हें लेकिन आरक्षण की जरूरत क्या? ये भी इसी को समझिए की मूल भावना को, इसीलिए मैंने मूल भावना से ही शुरुआत की थी कि मूल भावना है क्या। राव सर, एक कमेंट जल्दी से मैं अब चाहूंगा आपसे। एक मिनट जरा हमको वक्त दीजिएगा, जरा मैं जल्दी से सर, जल्दी से अनिल सर जल्दी। इसमें ऐसा है कि जैसे कि दलित का बेटा है, वो दलित का बेटा है तो वो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर भी जाएगी, तो वो दलित का बेटा है, और समाज में जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ क्लासरूम में, तो उनके साथ वो आरक्षण वाला जो है वो तो उनके साथ इसके लिए रिजर्वेशन है। हाँ, तो वो तो उनको मिल ही रहा है। रिजर्वेशन इसके लिए है कि वो जो जिस कैटेगरी में है, लेकिन अब कैटेगरी की वजह से लिया है कि नहीं, ये सही था, जो संशोधन किया गया वो सही था। राव सर, अब एक चीज, जिस मकसद से आरक्षण दिया गया उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं, जो 70 साल पहले दिया गया। क्या आज जो आरक्षण दिया गया इससे कितना लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अब इकोनॉमी जोड़ा गया है। जल्दी से इसका जवाब आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल इकोनॉमी जोड़ा गया, इसका लाभ अब होगा। उसकी वजह बताता हूँ कि जैसे पहले आरक्षण था SC ST का, उसमें जिन लोगों को, गरीब लोगों का था, उनका आरक्षण की वजह से उनका इकोनॉमिक स्तर बढ़ गया, तो उसके बढ़ने के बावजूद भी उनको आरक्षण चल रहा है। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि जिनका आर्थिक स्थिति कम है, आरक्षण सिर्फ उन्हीं को अलग से रिजर्व किया जाए। तो 10% का कैटेगरी उनको दिया गया है। जो आदमी, जैसे सिन्हा साहब अभी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आरक्षित लोग हैं उन्होंने अपनी सुविधा करने के बाद उनकी हायर इनकम हो गई है, उससे इसका तो कोई मैं ताल्लुक नहीं है। सरकार उनको भी रिजर्व करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको करने के बाद हमेशा इकोनॉमिकल का आधार रखना बहुत जरूरी है, तभी हम इस मकसद में पूरा हो पाएंगे। हमें सिर्फ अगर मदद करनी ठीक है सर, उम्मीद करेंगे जो मूल भावना है आरक्षण की उसमें देश सफल हो, यही हर किसी की उम्मीद है। अनिल सर और राव सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, विस्तार से चीजें बताई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।